नए साल पर लोग अपने दिन की शुरुआत ईश्वर की शरण में रहकर करना चाहते हैं, जिसके चलते मथुरा और अयोध्या में तैयारियां की गई। मथुरा में नए साल के मौके पर श्रद्धालु बांके बिहारी का आशीर्वाद पाने के लिए पहुंच रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर हो या फिर श्री कृष्ण जन्म स्थान या फिर गोवर्धन और बरसाना, सभी जगह श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालुओं की तादाद को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। साथ ही इस मौके पर होटल कारोबारियों ने भी श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्था की है। होटलों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और श्रद्धालुओं के लिए खास डिश भी तैयार की जा रही है। आज के दिन यहाँ पर बाहर का इतना यात्री आता है जो कि ठाकुर जी के दर्शन करना चाहता है, भक्ति भाव की आस्था से यहाँ पर आते हैं। तो हम होटल वाले सब व्यवस्थाओं को इतना बढ़िया लेके चलते हैं कि उनकी आस्था के साथ साथ उनका एंजॉय भी पूरा मनोरंजन भरपूर बना रहे। अयोध्या में भी नए साल के मौके पर रामलला के मंदिर को बेहद भव्य ढंग से सजाया गया है। रामलला को भी खास पोशाक पहनाई गई। वहीं सुरक्षा की बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे की निगरानी हो रही है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। दोनों एडिशनल एसपी सिक्योरिटी और एसपी सिटी भी रहेंगे, मौके पर मौजूद रहेंगे। हम भी रहेंगे, लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते रहेंगे और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से निगरानी रखेंगे। हम लोग साथ साथ ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखेंगे। नए साल के मौके पर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। अलग अलग शहरों में यूपी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, तैयारियों को परखा। नए साल के मौके पर हुड़दंगियों को सीधा संदेश देने की यूपी पुलिस की एक कवायद है। रायबरेली में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की। पुलिस ने इस दौरान शराब की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया। वाहन चलाने वालों का अल्कोहल टेस्ट भी किया गया। रायबरेली के डीएम माला श्रीवास्तव ने नए साल के जश्न को हर्षोल्लास और शांतिपूर्वक मनाने की लोगों से अपील की है। जो भी कार्यक्रम हो वो सब एक दायरे में होंगे, नियम और कानून के अंतर्गत होंगे। ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं। यहाँ भी कानून के रखवालों ने सड़क पर उतरकर लोगों को नए साल के सुरक्षित जश्न का भरोसा दिया। साथ ही हुड़दंगियों को कड़ी कार्रवाई का मैसेज देने की भी कोशिश की। पुलिस अधिकारियों के साथ मौजूद फोर्स ने मॉल में जाकर व्यवस्थाओं को परखा। को अच्छे से मनाए, खुशियों से मनाए, परंतु ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे जन सामान्य को असुविधा का सामना करना पड़े। नए साल के जश्न की खुमारी खुशियों पर भारी न पड़े, इसको लेकर लोगों से अपील की जा रही है। हम भी आपसे यही कहेंगे कि नए साल की खुशियों को सादगी के साथ सेलिब्रेट करें। यूपी में ओबीसी आयोग आरक्षण पर 2 से 3 महीने में रिपोर्ट सौंप देगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर गठित ओबीसी आयोग की पहली बैठक हुई है, जिसमें सर्वे को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग की यह बैठक हुई। आयोग का दावा है कि 2 से 2.5 महीने में रिपोर्ट दी जाएगी। सभी जिलों में आयोग के सदस्य जाएंगे और डाटा इकट्ठा करेंगे। डाटा जुटाने के लिए डीएम और रेवेन्यू ऑफिसर की मदद ली जाएगी। वहाँ रेवेन्यू ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से संपर्क करके और उनकी सहायता लेकर हम वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे। दावा किया जा रहा है कि 5 से 6 महीने में आयोग का काम पूरा हो सकता है। 3 महीने में रिपोर्ट हो जाएगी और अगले 3 महीने में फॉलो अप एक्शन पूरा कर लिया जाएगा। हाँ, हमारी रिपोर्ट हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आज 3 महीने में रिपोर्ट आ जाए और 6 महीने में कंप्लीट हो जाए काम कमीशन का। इतना ही नहीं, ओबीसी आयोग अन्य राज्यों का भी प्रोसीजर देखेगा और उसी तर्ज पर काम करेगा। साथ ही ओबीसी आयोग जनप्रतिनिधियों से भी शिकायतों के बारे में बात करेगा। यूपी की सियासत में एक मुलाकात ने तपिश बढ़ा दी है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि नए साल में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। नए साल से ठीक पहले सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के अगले कदम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी वजह से ओपी राजभर और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच ये मुलाकात है, जिसके बाद यूपी की सियासत में सवाल फिर तैरने लगे हैं कि क्या ओपी राजभर भाजपा के साथ जाएंगे। हालांकि इस मुलाकात को दोनों ही नेताओं ने व्यक्तिगत बताया है। अब स्वास्थ्य संबंधी जो कोई समस्या होती है तो स्वास्थ्य मंत्री से नहीं मिला जाएगा। करीबी तो ये जब बसपा में थे तो हम भी बसपा में थे, कि भाजपा में चले गए तो हम अपनी पार्टी से समझौता हो गया था, मंत्री वो हम मंत्री। वही मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एबीपी गंगा के साथ खास बातचीत में सपा पर निशाना साधा। राजभर जी हमसे कहीं अलग नहीं है। हम दोनों का उद्देश्य एक है कि जो संविधान है, संविधान कहता है कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। भले ही सियासी एजेंडे से इनकार किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलाकात कई मायनों में अहम है, क्योंकि निकाय चुनाव में आरक्षण का पेच फंसने के बाद सपा और दूसरे विरोधी दलों ने भाजपा की किलेबंदी शुरू कर दी है। सपा सत्याग्रह और आरक्षण के मुद्दे पर जनता के बीच जा रही है, तो वहीं विपक्ष की किलेबंदी पर भाजपा की रणनीति के साथ उतरी है। यही वजह है कि यह मुलाकात काफी अहम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी का बयान अखिलेश यादव के बयान के बाद आया। दरअसल अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि कांग्रेस और भाजपा एक जैसी हैं,
जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि अखिलेश यादव को बात कहने का अधिकार है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है। विचारधारा केवल कांग्रेस दे सकती है। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें, उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा। आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। राहुल गांधी का बयान काफी मायनों में अहम है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चर्चा में है और 3 जनवरी को राहुल की यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचने वाली है। ऐसे में राहुल गांधी यूपी में भी विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में लगे हैं और पोजिशनिंग बताने के बहाने इशारों में ये भी साफ कर रहे हैं कि अखिलेश यादव भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। राहुल के बयान पर सपा ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी की दोपहर 12 बजे दिल्ली से गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पर पहुंचेगी, जिसका पूरा रूट मैप तैयार है। कार हादसे में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत का इलाज 5 विशेषज्ञों की डॉक्टर्स की टीम कर रही है। ऋषभ के हेल्थ को लेकर बीसीसीआई और दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन लगातार नजरें बनाए हुए हैं। ऋषभ पंत को लेकर डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम शर्मा ने एक बड़ी अपडेट दी है। मैक्सली रहेंगे या कहीं शिफ्ट किया जाएगा, कुछ तो बता दीजिए सर। नहीं, अभी कोई शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, अभी श्याम शर्मा ने एबीपी गंगा से बात करते हुए साफ किया कि हादसा ऋषभ को नींद आने की वजह से नहीं हुआ था। तो रात का टाइम था, जैसा कुछ बचा रहा था, गड्ढा सा कोई आ गया था, उसको बचा रहा था। फिलहाल ऋषभ की हालत खतरे से बाहर है और वो पूरी तरह सामान्य बताए जा रहे हैं। पंत के सिर और रीढ़ की हड्डी का स्कैन हो चुका है और रिपोर्ट सामान्य है। पंत के पैर में फ्रैक्चर है, सिर और कमर पर भी चोट है। कार एक्सीडेंट में लगी गंभीर चोट को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि फिलहाल ऋषभ क्रिकेट ग्राउंड से दूर रहने वाले हैं। बीसीसीआई ने शुक्रवार को उन्हें लगी चोट का अपडेट दिया था, जिसमें लिगामेंट टीयर क्रिकेटर्स के लिए गंभीर मानी जाती है। जो डीडीसीए की टीम उनसे मिली है, उन्होंने उनसे बातचीत भी की है। फिलहाल उनकी फैमिली भी अभी उनके साथ यहाँ पर है और उनके चाहने वाले भी लगातार उनसे मिल रहे हैं और वहीं बहुत सारे जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए दुआएं लगातार जारी हैं। खतरनाक सड़क हादसे में घायल ऋषभ पंत का हालचाल जानने के लिए देश दुनिया का हर क्रिकेट फैन उत्सुक है। देहरादून में ऋषभ पंत का हालचाल लेने अभिनेता अनिल कपूर और अनुपम खेर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल से बाहर आने के बाद दोनों अभिनेताओं ने बताया कि ऋषभ पंत अब पहले से बेहतर हैं, उनकी तेजी से रिकवरी हो रही है। हमें पता लगा कि ऋषभ की हॉस्पिटल में है, तो एज कॉमन नागरिक में और अनिल साहब उनको देखने हैं, उनकी माता जी से मिले। सब दुआ करें, प्रे करें, प्रार्थना करें एंड सो दैट ही रिकवर्स एंड ही इज ऑन द ग्राउंड एंड वी विल सी हिम प्लेइंग। इसके साथ ही ऋषभ पंत के लिए दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है। हरिद्वार से संत ऋषभ के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद की तरफ से मां मनसा देवी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई और जब तक ऋषभ ठीक नहीं हो जाते तब तक मंदिर में अनुष्ठान चलेगा। हमें उनसे बहुत प्रेम है माता मनसा मैया के लिए। जब तक न वो ठीक होंगे तब तक हम उनका अनुष्ठान करते रहेंगे। तो ऋषभ पंत की जान बचाने वाले बस ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत का सम्मान किया गया है। इन दोनों ने पंत को बचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाया और अस्पताल भिजवाया था। इस सराहनीय काम के लिए इन दोनों लोगों को हरियाणा रोडवेज के पानीपत डिपो में सम्मानित किया गया। उत्तराखंड सरकार ने भी सुशील कुमार और परमजीत को सम्मानित करने का ऐलान किया है। प्रकृति की गोद में नए साल का जश्न मनाने के लिए हर साल की तरह इस बार भी देश भर में पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे। होटल्स की बुकिंग फुल हो गई। हालांकि कोरोना का भी सैलानियों में खौफ देखा जा रहा है। नए साल के मौके पर जोशीमठ के औली में काफी तादाद में पर्यटक पहुंचे हैं। पर्यटक अपने नए साल के स्वागत को यादगार बनाना चाहते हैं। हालांकि औली में इस बार कम बर्फबारी होने से थोड़ी मायूसी हाथ लगी है। रोपवे से बर्फीली वादियों का लुत्फ उठाने का पर्यटकों में काफी क्रेज देखा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, नए साल का जश्न मनाने के लिए काफी तादाद में पर्यटक टिहरी झील पर पहुंचे हैं। यहाँ सैलानी वाटर स्पोर्ट्स और बोटिंग का मजा ले रहे हैं। ऋषिकेश में कल बहती मां गंगा, खूबसूरत पहाड़ियों और राफ्टिंग का सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। शहर और आसपास के तमाम होटल और रिजॉर्ट में बुकिंग फुल हो चुकी है। दूसरी ओर रामनगर में कोरोना के चलते नए साल का जश्न कुछ फीका नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बुकिंग फुल है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिस तरह से उम्मीद लगाई गई थी कि पर्यटक आएंगे, उस हिसाब से यहाँ पर होटलों का कारोबार इस बार हल्का होता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए एक होटल स्वामी है, उनसे बात करेंगे। कोविड को लेकर के चर्चाएं थी, जिसके बाद से काफ़ी बुकिंग कैंसिल हुई है, क्या कहना है इसको लेकर के? जी, ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। जब से टीवी पे कोरोना को लेकर लगातार बताया जा रहा है, लगातार कोरोना पे उसके बाद से बहुत सारी बुकिंगें कैंसिल भी हैं और नए लोगों ने कोई इंक्वायरी भी नहीं करी है। मसूरी में विंटर नाइट कार्निवल का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन में माधव सिंह भंडारी की वीर गाथा का सुंदर मंचन किया गया।
मसूरी के विंटरलाइन कार्निवल में वैसे तो आए दिन रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया, लेकिन शुक्रवार की शाम और भी खास रही। विंटरलाइन कार्निवल के समापन समारोह में कलाकारों ने माधो सिंह भंडारी की वीर गाथा का मंचन किया, जिसे देखने के लिए भारी तादाद में टाउन हॉल में लोगों की भीड़ मौजूद रही। नाटक की प्रस्तुति पर्वतीय नाट्य मंच मुंबई की ओर से दी गई और इसके लिए करीब 15 दिन तक कलाकारों ने रिहर्सल किया था। हमें एक्चुअली उम्मीद थी कि पब्लिक जो है इसमें बहुत ज्यादा आएगी, तो बड़ा उत्साह था हम लोगों के अंदर। मसूरी विंटरलाइन कार्निवल 5 दिन का था, जिसका सफलतापूर्वक समापन हो गया। राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों का भी विंटरलाइन कार्निवल को समर्थन मिला। इस आयोजन में पारंपरिक लोक संस्कृति के साथ ही उत्तराखंड के व्यंजनों और सीआरपीएफ के अलावा आईटीबीपी जवानों ने भी कार्यक्रम पेश किए, जिसका उत्तराखंड पहुंचे पर्यटकों ने भी जमकर लुत्फ उठाया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ एडवेंचर को शामिल किया था, योग को शामिल किया था। इसमें हमारे पैरामिलिट्री और यहाँ तक कि आर्मी के लोग भी इसमें शामिल हुए। इसमें फूड फेस्टिवल और एसएचजी के माध्यम से जो लोकल उत्पादक थे, लोकल जो स्वयं सहायता समूह थे, उनको मौका दिया गया। देहरादून में विधानसभा के बाहर बर्खास्त कर्मचारियों का धरना लगातार जारी। इंसाफ की मांग को लेकर विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी 13 दिन से धरने पर बैठे हैं। मांग है कि जिस नेता के कार्यकाल में बैकडोर भर्तियां हुई, उन पर भी कार्रवाई हो। लिहाजा इस मांग को लेकर बर्खास्त कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। वहीं इस धरने में बर्खास्त कर्मचारियों के बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। हमारी स्कूल की फीस 1-2 महीने से नहीं गई है, इसीलिए हम इधर बैठे हैं। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती मामले में बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी, जिसके बाद 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने 2016 में हुई 150, 2020 में हुई 6 और 2021 में हुई 72 भर्तियां रद्द की थी। इस फैसले के बाद उत्तराखंड विधानसभा में नियुक्ति इन सभी लोगों की नौकरी गई, जिससे इन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि राज्य गठन के बाद से ही विधानसभा में हुई सभी भर्तियां अवैध हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 2016 से 2021 की भर्तियों पर ही की गई। मांग है कि इससे पहले 2000 से 2015 के बीच हुई भर्तियों को भी रद्द किया जाए। यही वजह है कि अब विधानसभा के बाहर कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। कानपुर में सपा नेताओं का सत्याग्रह जारी है। सपा नेताओं पर प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी फूलबाग में गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। सर्दी भले ही शबाब पर हो, लेकिन यूपी का सियासी पारा हाई है। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी और दूसरे सपा नेताओं पर प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल जारी है। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के नेतृत्व में उनके समर्थक गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी का सत्याग्रह शुरू हो गया है। फूलबाग में गांधी प्रतिमा के नीचे अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ वो बैठ गए हैं। शनिवार दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ सत्याग्रह रविवार दोपहर 12 बजे तक चलेगा। सत्याग्रह में शामिल सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने आरोप लगाया है कि इरफान सोलंकी, रमाकांत यादव, नाहिद हसन और शहजल इस्लाम को झूठे मुकदमों में फंसाकर परेशान किया जा रहा है। 24 घंटे का आंदोलन आज घोषित किया है। ये सरकार जो समझ रही है कि हम की समाजवादी लोग कहीं डर गए हैं, छुप गए हैं, तो ऐसा नहीं है। आने वाले साल के लिए समाजवादी शपथ ले रहे होंगे और संघर्ष के लिए हम लोग शपथ लेंगे। सपा कार्यकर्ता सत्याग्रह को नए साल में नई लड़ाई का आगाज मान रहे हैं और सपा नेताओं पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ गांधीवादी तरीके से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। आगरा में खनन माफिया एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं, जबकि पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि माफिया पर कमर तोड़ कार्रवाई होगी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है वो कुछ और ही कहानी बयां कर। आगरा से आई अवैध खनन की तस्वीरों ने एक बार फिर से जिले की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। खाकी को खनन माफिया फिर चुनौती दे रहे हैं। थाना बमरौली कटारा के समोगर गांव में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। इस वीडियो को देखिए, कैसे यमुना और चंबल नदी का सीना चीरकर माफिया अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। वहीं एबीपी गंगा की टीम ने समोगर गांव में उसी यमुना घाट पर पहुंचकर रियलिटी चेक किया, लेकिन कैमरा चालू होने से पहले ही खनन में जुटे ट्रैक्टर ट्रॉली गोली की रफ्तार से भाग निकले। लेकिन आप देख सकते हैं कि तमाम जो टायरों के जो निशान हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बड़े स्तर पर यहाँ से अवैध खनन हो रहा है। अब बालू लदे ट्रैक्टर्स को सड़कों पर फराटा भरते हुए देखिए। ये वायरल वीडियो थाना मनसुखपुरा इलाके का बताया जा रहा है, लेकिन प्रशासन इन सब बातों से अनजान बना हुआ है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि अवैध खनन को लेकर सख्ती बढ़ाई जाएगी और इसके खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाएगा। जो भी आप बता रहे हैं उस पर पुनः परीक्षण करा लिया जाएगा और इस तरह की गतिविधियां कहीं हो रही होंगी तो उसको पूर्ण रूप से और सख्ती से बंद किया जाएगा। और चलिए प्रदेश के बाद देखते हैं कहां चल रहा है देश में घड़ी घड़ी घमासान। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया है, जिसे बिहार से राष्ट्रीय जनता दल ने सिरे से खारिज कर दिया और कमलनाथ के बयान को निजी राय बताया। एकाकी कोशिश से आगे बढ़ेंगे,
जरूर सर्वसम्मत हल भी निकलेगा। तो बिहार की दूसरी सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने नीतीश कुमार के साथ ही आगे बढ़ने की बात की है। बीजेपी विरोधी पार्टियां एकजुट होकर बैठेंगी तभी कोई निर्णय होगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने बिहार की दोनों पार्टियों से इतर राहुल गांधी के अंदर विपक्ष का नेतृत्व करने की क्षमता देख रहे हैं। समाजवादी जितने भी हैं वो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अपनी अपनी पार्टी के नेतृत्व में सब लड़ेंगे। अब इसके बाद ये तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। कांग्रेस के नेता आमतौर पर राहुल गांधी की किसी भी तरह की ब्रांडिंग से बचते हैं, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार और राहुल गांधी के करीबी कमलनाथ का राहुल को पीएम पद का उम्मीदवार बताना भाजपा को रास नहीं आया। भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन इसे दिन में देखा गया सपना बता रहे हैं। जहाँ तक सवाल है 2024 का, तो यहाँ तो हर राज्य में एक उम्मीदवार बैठे। महाराष्ट्र के पुणे में 2 सिरफिरे बदमाशों ने धारदार हथियारों से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और लोगों को डराया धमकाया भी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को जमकर सबक सिखाया। पुणे की सड़कों पर 2 बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। हाथ में धारदार हथियार लेकर बदमाशों ने दुकान में तोड़फोड़ की, राह चलते लोगों को डराया धमकाया, गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए। बताया जा रहा है कि कुवैत गैंग की दहशतगर्दी में एक शख्स घायल भी हो गया। सफेद कैप पहने इस बदमाश को देखिए जो हाथ में धारदार हथियार लेकर लोगों को डरा रहा है, उन पर हमला कर रहा है। लोग डर कर इधर उधर भाग रहे हैं। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। देखिए, बाइक पर पहुंचे पुलिसकर्मी ने डंडे से इस बदमाश का सारा भूत उतार दिया। आगे आगे बदमाश और पीछे पीछे भागता पुलिसकर्मी। बदमाश ने काफी कोशिश की पुलिस की पहुंच से दूर जाने की, लेकिन खाकी की लाठी ने इसके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। ये महाराष्ट्र पुलिस के 2 जाबाज सिपाही हैं जिन्होंने पुणे की सड़कों पर खौफ फैलाने वाले बदमाशों की जमकर धुलाई की। हालांकि बताया जा रहा है कि एक बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। नए साल का प्रकृति ने भी बर्फबारी के साथ स्वागत किया है। लद्दाख में जमकर बर्फबारी हुई है। द्रास सेक्टर में बर्फबारी के बाद पारा -26 डिग्री पहुंच गया। सड़कों पर बर्फ, घरों पर बर्फ और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी बर्फ ही बर्फ। ये तस्वीरें लद्दाख के द्रास से सामने आई हैं, जहां नए साल के मौके पर कुदरत ने ऐसी बर्फबारी की है जहां तक नजर जाएगी बस बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। बर्फबारी के बाद द्रास का तापमान -26 डिग्री पहुंच गया। और उम्मीद ऐसा है कि अगर इस तरह का मौसम साफ रहे तो ये तापमान -30 तक भी अगले 1-2 दिन में चलेगा। एक हल्की सी बर्फबारी यहाँ होके थोड़ा ड्राइनेस कुछ हद तक खत्म हो चुका है। इन सड़कों को देखिए, यहाँ बर्फबारी ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। पैदल चलना तक इस बर्फबारी में मुश्किल हो गया है। सड़क पर करीब 1 से 1.5 फीट तक बर्फ जम गई है, जबकि ठंड के चलते यहाँ झील और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।